हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। 14 दिसंबर का फटाफट रिवीजन सीरीज है ये, राइट। और इस सीरीज को कैसे आपको अप्रोच करना है तो आपको ऑलरेडी पता है कि पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे दी जाती है। फिर आपके पास लेक्चर्स जो है वो उनकी लिंक्स आती हैं, फिर आप पीडीएफ कवर करते हैं, लेक्चर्स कवर करते हैं, फिर ये रिवीजन सेशन के दौरान जो है वो आप क्वेश्चन भी जो है वो पूछ सकते हैं। और हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको ज्वाइन करने के लिए ये नंबर 9713282838 पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग महक जी, प्रियंका जी। मेरी आवाज आ रही है आपको तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाक से। रॉयल गोल्ड मेडल, मुझे फटाफट बताओ कि रॉयल गोल्ड मेडल जो है वो किनको दिया जाता है और ये गोल्ड मेडल किस पर्पस के लिए दिया जाता है, जल्दी से बताइए। आर्किटेक्ट, वास्तुकार को ये रॉयल गोल्ड मेडल जो है वो दिया जाता है और किस पर्पस के लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट मेडल है ये। और इवन यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हम लोग को देखने को मिलती है वो पर्सनली इसको अप्रूव करती हैं, यानी इनके विजेताओं को। तो अभी आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को ये अवार्ड मिला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर की फील्ड का। तो ये पॉइंट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किनको ये अवार्ड मिला है, किस पर्पस के लिए अवार्ड दिया जाता है। दैट्स इट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था न्यूज में। ये टॉपिक इसलिए आया था क्योंकि इस स्कीम के अंदर 80% फंड जो है वो किसके लिए खर्च किया गया है? मीडिया कैंपेन के लिए खर्च किया गया है, जो कि ठीक है। क्योंकि ये स्कीम जो है वो फोकस करती है दो मेजर ऑब्जेक्टिव के ऊपर। बताइए कौन से दो मेजर ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये स्कीम जो है वो फोकस करती है? कि हमारी कंट्री के अंदर जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है, ये जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जाए, और चाइल्ड सेक्स रेशियो को जो है, जो गिरता हुआ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, उसे नॉर्मल किया जाए, एड्रेस किया जाए, राइट। तो ये मेनली फोकस या कंट्रोल किया जाए। यस, तो दिस इज द मेजर टू ऑब्जेक्टिव जो इस स्कीम के हमें देखने को मिले थे। ये स्कीम 2015 की है, राइट। एंड आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो 918 था। आज की डेट में आप मुझे बताएंगे कि कितना चाइल्ड सेक्स रेशियो हम लोग को देखने को मिल रहा है? बताइए जरा फटाक से। 934। वेरी गुड, 934 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही लिखा है महक जी ने, राइट। और ये प्रोग्राम जो है वो कितनी मिनिस्ट्रीज इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है? तो तीन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस टॉपिक को काफी डिटेल में जो है वो हमने कवर किया था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम जो है हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली फुलफिल जो है वो कर पा रही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इवन जो स्कीम का मेन फोकस है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गर्ल्स का वो भी इंक्रीज हो गया, इंप्रूव हुआ है, राइट। 77.45% से 81.32% जो है वो हो गया सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। सेडिशन लॉ, बताइए सेडिशन लॉ जो है वो किससे रिलेटेड ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है? आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? तो 124A। तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। आईपीसी का 124A जो है वो सेडिशन यानी कि देशद्रोह जो हम लोग को कानून देखने को मिलता है उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड है, राइट। सेडिशन लॉ, तो सेडिशन लॉ में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चाहे लिख कर, बोल कर, किसी भी तरीके से अगर क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी अगर बात करता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसको बेसिकली सजा जो है वो सुनाई जाती है आईपीसी के तहत, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत, सेडिशन लॉ के तहत। और काफी ड्रैकोनियन लॉ भी इसको कहा जाता है क्योंकि देशद्रोह कानून जो है उसको कहते हैं, राइट। क्योंकि देशद्रोह का टैग एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो लग जाता है, तो उसको काफी बार इवन कोर्ट की अगर हम हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनका भी कई बार इस प्रकार से रिकमेंडेशन आ चुका है इस कानून को लेकर कि इस कानून को जो है वो हटाया जाए, रद्द जो है वो किया जाए। इवन ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने तक इस पर्टिकुलर कानून को हटाने की जो है वो बात करी थी, राइट। नहीं, लगा देते हैं एक्चुअली, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलता है तो ये कानून भी जो है वो लगा दिया जाता है। नहीं यार, फिर भी जैसे कि अगर कोई बोल रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि महक जी का एक क्वेश्चन है कि ऐसे थोड़ी ना लगा लगा सकते हैं कि अगर कोई दंगा नहीं होगा तो कैसे जो है वो लगाया जाएगा। देखिए कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि सरकार जो है, जैसे कि एक व्यक्ति, राइट, अगर कुछ कमेंट्स कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट, कुछ कमेंट कर रहा है तो उसको इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा दिया जाता है कि ये दंगा उकसाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो वाली चीज, तो उस एंगल से भी लोगों को जो है वो हमें देखने को मिलता है कि
अरेस्ट कर लिया जाता है, इस कानून के तहत बुक कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है महक जी? और केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस भी हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रिंसिपल्स जो है वो मेंशन किए थे कि क्या प्रिंसिपल्स जो है वो होनी चाहिए इस कानून को लागू करने से रिलेटेड, या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से रिलेटेड क्या चीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, बट फिर भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। एक और केस हम लोग को देखने को मिला था, तो उसमें भी इस चीज के बारे में जो है वो चर्चाएं हुई थी। मतलब कुल मिलाकर काफी सारी कमिटीज भी हम लोग को देखने को मिली है जिन्होंने कहा है कि सेडिशन लॉ को जो है वो हटा दिया जाए, बट अभी रिसेंटली एमएचए ने ये चीज मेंशन करी है कि सेडिशन लॉ को हटाने से रिलेटेड कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाए जा रहे हैं, राइट? तो बस ये था सिंपल सा टॉपिक जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, बिल्कुल सही आंसर लिख दिया आपने पहले ही महक जी ने, कि फ्रांस और इंडिया ने मिलकर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका गठन किया था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया था, राइट? और अभी इसको यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। इसका मतलब ये है कि और बेटर तरीके से ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को मिलेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी, राइट? यस, बिल्कुल। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है, राइट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के तहत जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया था, लाया गया था, राइट? और बताइए, बहुत सही, बिल्कुल सही चीज जो है वो आप लिखते जा रहे हैं। 2015 में इसको लाया गया था, राइट? हम लोग को देखने को मिला था यूएनएफसीसीसी के तहत, राइट? पेरिस डिक्लेरेशन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो सभी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, प्लस बीच में नहीं भी आती, यानी कि पार्शियली भी अगर आती हैं, राइट, तो भी, या फिर जो सन की रेस यानी कि उसके नजदीक भी हम लोग को देखने को मिलती है, वो भी इसका हिस्सा जो है वो बन सकती है, राइट? बिल्कुल सही लिखा कि जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसके काफी ज्यादा फायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसका टारगेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक 1000 गीगावाट का सोलर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इनको स्टैब्लिश करनी है, या उससे ज्यादा, और 1000 बिलियन यूएस डॉलर सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना है ग्लोबल लेवल पर 2030 तक। तो इसकी दो ये ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस गोल नंबर 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? ये मिशन यानी कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसके 6 प्रोग्राम्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग एरियाज पर जो है वो बहुत हेल्प जो है वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सोलर पावर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी हेल्प करेगा, स्पेशली इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो किसान जो मोटर्स का उपयोग करते हैं तो उसकी जगह ये सोलर एनर्जी का जो है वो उपयोग करेंगे, राइट? क्योंकि मोटर में जो डीजल डलता है, कन्वेंशनल फ्यूल डलता है, उसकी जगह सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। सोलर रूफटॉप्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? सोलर ई मोबिलिटी यानी कि गाड़ियां जो सोलर इसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो चलेंगी, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, राइट? क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और अब यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल चुका है, तो और भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया। इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, हमने पहले भी देखा था कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको काफी ज्यादा मतलब उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्वादर पोर्ट जो अभी चाइना बना रही है, एक्चुअली ग्वादर पोर्ट उसने ऑलरेडी बना दिया, बट वहां पर ये पोर्ट सिटी डेवलप कर रही है, राइट? यानी इस पूरे एरिया को एज अ मेगा डेवलपमेंट प्लान है इसका, जिसमें ये पूरे एरिया को एज अ पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप कर रही है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल भी इस प्लान से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग है, राइट? तो वो ये हो नहीं पा रहा है, यानी कि उनको एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के तहत वहां के जो लोकलाइट्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके डेवलपमेंट पर कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो नहीं की जा रही, या कोई भी विचार नहीं किया जा रहा उनके वहां के लोकलाइट्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वहां के लोकलाइट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। बट आपको यहाँ पर जो एंगल थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आई थिंक कि सभी को पता है, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, रहने वाले लोगों के बहुत सारे इश्यूज है, एक इशू नहीं है, काफी सारे इश्यूज है, राइट? बट आपको मेन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को ध्यान में रखना है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एंगल और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एंगल, ये दो चीज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए, राइट? तो आई थिंक कि यहाँ पर आपको कई बार हम लोग इस टॉपिक को कवर जो है वो कर चुके हैं।
2015 का आप ध्यान में रखना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और हम लोग के लिए ये, हम लोग क्यों जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जो है वो गुजर रहा है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, राइट। पीओके वाला जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वो पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इवन जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट जो सेटअप किया था चाइना ने, राइट, पाकिस्तान में, तो हमने उसको काउंटर करने के लिए छाबर पोर्ट जो है वो सेटअप किया था ईरान के अंदर। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज है। और ऊपर से चाइना का ये वाला एंगल भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि चाइना जो ये रोड्स जो बना रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, हमें उसका इंटेंशन तो पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उसको अपने सामान को जो है वो बेचना है सेंट्रल, अगर एशिया की अगर हम बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो वहां पर उसको एक बड़ा मार्केट चाहिए। बट इसके अलावा ये क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी भी डिप्लॉय करेगा, यानी कि अपनी फोर्सेस भी डिप्लॉय करेगा, जो कि आसपास की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली हम लोग अपनी अगर बात करें, तो हमारे लिए काफी खराब है ये। क्योंकि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये इंडियन ओशन पर अपने प्रेजेंस को जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है, सेंट्रल एशिया में अपने प्रेजेंस को स्टैब्लिश कर रहा है, और हमारी नेबरिंग कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल फ्रंट में भी हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये कंट्रीज जब इसकी अलाइज बन जाएंगी, तो और आगे चल के जब इन कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करेगा, अपनी मनमानी करेगा एक प्रकार से इन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, तो हमारे इंटरेस्ट की ये विरुद्ध होंगी चीजें। तो ये सब बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने ये पॉइंट मेंशन किया कि लोन ट्रैप में भी फंसा रहा है ये काफी सारी कंट्रीज को। वेरी गुड, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आई थिंक इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी, इसको कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। और बाकी कोई भी डाउट है तो इस लाइव सेशन के दौरान आप डाउट जरूर पूछा करें, राइट, क्योंकि ये लाइव सेशन आपके डाउट रेस करने के लिए ही है मेनली। अब देखो देखो पोषण अभियान के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट। मिड डे मील स्कीम यानी कि पीएम पोषण के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को लेकर ये टॉपिक था। बट ये जो टॉपिक इसमें मेनली फोकस किया गया था कि कोविड-19 के बाद इंडिया के अंदर, स्पेशली अगर बच्चों की अगर हम बात करें या फिर ग्लोबल लेवल पर भी अगर हम बात करें, तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के केसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। 2022 में कुपोषण के केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट, क्योंकि कोविड-19 ने सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया और उसके कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। स्पेशली हंगर, जो इतने सालों से प्रयास किया गया था हंगर के इश्यूज को रोकने के लिए, तो वो पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो गया है, और अब हंगर की स्थिति और भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, खराब हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया था क्योंकि सरकार ने बताया था कि किस प्रकार कोविड-19 के दौरान सरकार ने जो है वो डोर टू डोर जाकर मदद जो है वो पहुंचवाई, स्पेशली आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, हेल्पर्स की अगर हम बात करें, इन्होंने डोर टू डोर जाकर जो है वो लोगों को राशन जो है वो प्रोवाइड करवाया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें कुछ आंकड़े हैं, अगर आप चाहें तो ये आंकड़े ध्यान में रख सकते हैं, बाकी इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बाकी एक मेन तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 ने पूरे जो स्थिति जो थी, इतने समय से जो प्रयास थे उसको पूरा खराब कर दिया, और आने वाले समय में स्थिति जो है वो और मतलब खराब जो है वो कर दी, स्पेशली हंगर के अगर बात करें हम लोग तो। और इवन आप जानते भी हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक गोल हम लोग को देखने को मिलता है हंगर को खत्म करने का। गेटिंग इट? तो गोल नंबर 2, पक्का गोल नंबर 2 एक बार उसको कंफर्म कर लेना कि हंगर को एंड करने को लेकर एक गोल हम लोग को देखने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये जो गोल है, ये आप ये कह सकते हैं कि 2030 तक जो अचीव करना था, कोविड-19 ने इसको और जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, कि हो सकता है कि शायद 2000 अभी जो एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2030 तक शायद ये अचीव ना हो पाए, तो इसलिए एफर्ट्स और लगाने की आवश्यकता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड मेन पॉइंट ये वाली चीज है, बिल्कुल जो आपने मेंशन किया था 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो हमारा जो इंडिया की अगर हम बात करें उसकी जो रैंकिंग आई थी, वो 107 कंट्री में से रैंकिंग 94 थी, राइट, जो कि अगेन ये चीज जो है वो दिखा रही है कि हंगर की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है, राइट। तो इन सब चीजों पर आप अच्छे से जो है वो ध्यान दीजिए। इवन ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने की कि कुपोषण से रिलेटेड सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राइट, पोषण अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिड डे मील स्कीम जिसे पीएम पोषण के नाम से हम लोग जानते हैं, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, राइट, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल लिखेंगे अपने मेंस के अंदर, राइट, कि कुपोषण को या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। एंड अब सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिक्स शेड्यूल का, जिसके बारे में एक बहुत अच्छे से आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। एंड अभी एक्चुअली में हो क्या रहा है कि लद्दाख डिमांड कर रही है सिक्स शेड्यूल जो है वो वहां पर लागू हो जाए। अब लद्दाख के लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं
क्योंकि लद्दाख के अंदर 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है वो ट्रैवल पॉपुलेशन है, राइट। और इसमें कुछ ट्रैवल की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि पॉपुलेशन की स्पेशली कभी कभी क्या प्रीलिम्स में आ जाता है कि बल्ती, बेड़ा, बोट या बोटो, राइट, ब्रोकपा, ड्रोकपा, राइट, डार्ड्र, शिन, चंगपा, गर्रा, मोन, राइट, पूरी गपा। तो ये सब लद्दाख की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं। तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना, कभी कभी ये लोग क्या नाम पूछ लेते हैं। और अभी हुआ क्या है कि इन लोग को थोड़ा सा पता लगा है कि ऑलरेडी जो LAHDC है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, तो इनको ये पता लगा है कि इसमें इतनी पावर नहीं है इस काउंसिल के अंदर कि ये वहां पर ट्राइबल लोगों के लिए कानून बना सके, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है वो कानून बना सके, राइट। तो इसलिए इनको जब ये चीज रियलाइज हुई तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर भी 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को भी शामिल किया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र पर भी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बनाई जा सके ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास इतनी पावर होती है कि वो हर, यानी कि उस क्षेत्र से रिलेटेड अपने सेपरेट कानून जो है वो बना सकती है ट्राइबल ग्रुप्स के इंटरेस्ट के लिए या ट्राइबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के पर्पज के लिए। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 6 शेड्यूल। और हमारी कंट्री के अंदर 6 शेड्यूल जो है वो कहां कहां पर है अभी एट प्रेजेंट, तो ATMM 4 स्टेट्स आपको ध्यान में रखने, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनोमस काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं। और ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में क्लियरली मेंशन्ड है, राइट। और ऑटोनोमस काउंसिल का फाइनल, मतलब अगर हम बात करें कि ऑटोनोमस काउंसिल जो है इसको बनाने का, इसको हटाने की अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, तो गवर्नर के पास। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है स्नेहा जी, बहुत बढ़िया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है इनकी। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 26 मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो इलेक्ट किए जाते हैं उसी क्षेत्र से, और 4 मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। और ये जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, इनका जो कार्यकाल, जो टेन्योर जो होता है, आप कह सकते हैं 5 सालों का होता है, या फिर उससे पहले का होता है अगर ये डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हम लोग को जनरली, हम लोग को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट का टेन्योर देखने को मिलता है, स्पेशली लोकसभा की अगर हम बात करें। एंड इसमें जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक वो इसमें रहते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 30 मेंबर्स फॉर 26 इज इलेक्टेड, और ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनका 5 साल का टेन्योर होता है। एंड द 4 मेंबर इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, और जब तक गवर्नर चाहते हैं ये 4 मेंबर जो है वो वहां पर रहते हैं। और उसकी पावर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में हमने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर इस लेक्चर को देख रहे हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो आपको इसकी पूरी लिंक्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब मिल जाएगी आपको पूरी लिंक्स, हर एक टॉपिक पर एक डिटेल लेक्चर जो है वो बनाया हुआ है, राइट। तो ये चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 शेड्यूल से रिलेटेड अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो इसी के साथ आज का जो है ये लेक्चर फिनिश होता है। एंड इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है वो कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो हमारा। एंड बाय द वे गाइस, अभी एक्चुअली क्या मैंने, आपने वो वाली पीडीएफ पढ़ ली क्या? अभी जो स्टूडेंट लाइव है मैं उनसे जो है वो पूछना चाहूंगा कि आपने 15 दिसंबर की पीडीएफ को रीड कर लिया क्या? अपन 15 दिसंबर का भी एक फटाफट सेशन रख लेंगे। एक्चुअली क्या लेक्चर बन चुका है ऑलरेडी, बट उसकी एडिटिंग पर गया हुआ है वो, इट इज टेकिंग सम टाइम, क्योंकि अभी क्या यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो बस वो जैसे ही आता है तो वैसे ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा, बट मैंने उसको पूरा कवर कर लिया। इफ यू गाइज वांट तो अपन एक सेशन जो है वो 15 दिसंबर का फटाफट का रख लेते हैं कि कल रखें, आप बताओ। कल रख लें, चलो ठीक है, चलो ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कल रख लें। ठीक है गाइस, फिर कल रखते हैं फटाफट सेशन का, जो है वो कल कल ही रखते हैं। ठीक है, डन डन डन, कल ही रखते हैं। हाँ, तो उससे ये चीज अच्छी रहेगी कि आप जो है वो अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद अगर कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ लोगे। बाकी अभी इस टॉपिक में, यानी कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे उसमें किसी को कोई डाउट? चलो वेरी गुड, क्लियर है। तो देखो कल आपका जो होगा वो रिवीजन सेशन होगा, राइट, यहाँ पर आपके लाइव एप्लीकेशन के अंदर। तो कल रिवीजन सेशन की जो टाइमिंग जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा, राइट, आपको जो है वो टाइमिंग उसकी मिल जाएगी। माइक में धमक है क्या? चलो ठीक है, कल से वो मैं माइक यूज कर लूंगा। मैं क्या अभी मैकबुक का ही माइक, इंटरनल माइक जो है उसके थ्रू जो है वो बात कर रहा हूँ। कल से मैं एक अलग से एक्सटर्नल माइक जो है वो लगा लूंगा फिर से। ठीक है, चलो फिर अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। वीडियो में
हाँ महक जी, मतलब कौन सी वीडियो में, मैं समझा नहीं। यार उसके लिए तो एक अच्छा वाला माइक लेके आए थे अपन। चलो चेक करते हैं, मुझे लगता है कुछ सेटिंग्स में कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं अभी, ठीक है, उसको मैं चेक करता हूँ। चलो थैंक यू फॉर योर सजेशन। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।